तुम्हें यकीन है कि वो उसकी बात मान जाएगा? सिद्दीकी साहब के इस्तफसार पर आतिफ बोला, शायद नहीं। वो बोले तो फिर? आतिफ ने कहा, वो उसे पकड़वा देगी। सिद्दीकी साहब ने कहा, अगर वो उसे इतना ही चाहती है तो ये नामुमकिन लगता है। आतिफ ने कहा, नहीं, वो उसकी भलाई चाहती है, और अगर देखा जाए तो इसी में इस्माइल की भलाई है, उसके साथ उसका अपना मफाद भी इसी में है। सिद्दीकी साहब बोले, तुम उससे किया हुआ वादा निभा पाओगे? आतिफ ने कहा, इरादा तो है निभाने का। इस ज़मीन में इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन भी मेरे काम आएगा। बाकी उम्मीद है इस्माइल से रॉ के एजेंटों के मुताल्लिक काफी मालूमात हासिल होंगी, शायद मेजर रोहित का अता पता भी मालूम हो जाए। सिद्दीकी साहब बोले, ये इम्कानी बात है। और फिर तुमने उस बच्ची से भी वादा किया है कि उस पे तशद्दुद नहीं करोगे, जबकि ऐसे लोग लातों के भूत होते हैं। आतिफ ने कहा, धमका तो सकता हूँ ना सर। वो बोले, इसकी बजाय अगर फोन नंबर ही से लोकेट करते तो मुनासिब रहता। आतिफ बोला, सर मैंने गलती से हिना के सामने इस बात का इजहार कर दिया था कि फोन नंबर से किसी को भी ढूंढा जा सकता है। उसके बाद ये बैद था कि वो इस्माइल को इस बात से बेखबर रखती। वो बोले, अब शायद उसने इस्माइल को बाखबर ना किया हो। आतिफ ने कहा, लेकिन मैं उससे वादा कर चुका हूँ, और सच कहूँ सर, वो मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह लगती है। सिद्दीकी साहब बोले, वैसे ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद इस तरह बच्ची को भी इस्माइल के सामने नादिम ना होना पड़े। आतिफ ने कहा, वक्त का ज़िया है सर, इस तरह उसका पकड़ा जाना यकीनी नहीं है। यूं भी मैं उस पे पक्का हाथ डालना चाहता हूँ, जबकि इस सूरत में उसके बिदक जाने का खदशा है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराए, मतलब बहन के कहने पर ही चलोगे? आतिफ बोला, सर वो बहुत मासूम और हमदर्द लड़की है। सेठजादी होने के बावजूद अगर आप उसका अखलाक देख लें तो हैरान रह जाएं। सिद्दीकी साहब बोले, बहरहाल देख लो, मैं बदर साहब को उसकी इत्तला नहीं दे रहा। आतिफ ममनूनियत से थैंक यू सर कहते हुए जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। वो दिल से हिना की मदद करना चाह रहा था। आखिर बहनों के लिए भाइयों को बहुत कुछ करना पड़ता है। वो एक अजीबोगरीब सिचुएशन में गिरफ्तार थी। उसे बाप से मोहब्बत थी और उसे कत्ल करने की कोशिशों में मुब्तला इस्माइल शाह भी उसकी सोचों का मरकज था। वो जानती थी कि उसका बाप गुनाहगार है और इस्माइल मजलूम। दोनों के दरमियान सुलह की कोशिश किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकती थी। खुसूसन इस्माइल को इस बात पे राजी करने की कई मरतबा की कोशिश के बावजूद नतीजा सिफर था। अब इस जंग का खात्मा दो ही सूरत में मुमकिन था, या तो उसका बाप इस्माइल को कत्ल करवा देता, जिसके बगैर उसके लिए जिंदा रहने का तसव्वुर ही मुहाल था। दूसरी सूरत में इस्माइल उसके बाप को कत्ल कर देता, जो इंसाफ के नुक्ते नजर से सही था, मगर उसके बाद अपने बाप के कातिल के साथ सारी जिंदगी गुजारना, चाहे वो उसका महबूब ही क्यों ना होता, निहायत गरां था। वो कैसे अपने बाप के कातिल के साथ खुशो खुरम रह सकती थी? ऐसे हालात में उसकी समझ में यही बात आई कि वो इस्माइल को गिरफ्तार करवा दे और जायज कानूनी तरीके से उसे उसका हक मिल जाए। इस तरह उसके बाप को जो भी सजा होती, उसमें इस्माइल को कसूरवार ठहराना इंसाफ के खिलाफ होता। लेकिन इसमें यह कबाहत थी कि इस्माइल उससे मुतनफ्फर हो जाता। वो लाज़िमन ये ख्याल करता कि उसने अपने बाप को बचाने के लिए ये खेल खेला है। एक उम्मीद अफजा सोच उसके दिमाग में उभरी, शायद वक्त गुजरने के साथ साथ उसे मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए। फिर सोचा, मुझे चाहता भी तो है। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेलने लगी। उसे कैद में गुजारे दिन याद आ गए, जब उसके चेहरे पे गुस्से के तासुरात होते, मगर आंखें कोई और कहानी सुना रही होती। वो आहिस्तगी से बेड से उठकर टहलने लगी। पेट का जख्म कच्चा था, मगर पहले की तरह चलने फिरने में तकलीफ नहीं होती थी। यूं भी उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से हो रही थी और अच्छी दवाओं के इस्तेमाल से जख्म बेहतर होता जा रहा था। पहले उसका इंदिया तो ले लूं, ये ख्याल आते ही वो मोबाइल निकाल कर उसका नंबर डायल करने लगी। काफी कोशिशों के बाद ही उसने नंबर अटेंड किया, और फिर बातचीत के खात्मे के बाद वो ज़हनी तौर पर इस्माइल को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हो गई। इस सूरत हाल में उसे इसके अलावा कोई हल नहीं सूझ रहा था। रोहित सामने बैठे रणधीर से मुखातिब हुआ। यार वो उल्लू की पट्टी तो बिल्कुल ही नाकाम रही है। रणधीर बोला, सर क्या कह सकते हैं, इससे पहले तो उसकी कारकर्दगी काफी अच्छी थी। रोहित बोला, बुढ़े खूसटों को बहलाना कौन सा मुश्किल है, बात तो तब है ना कि नौजवानों को भी इसी तरह हैंडल कर सके। रणधीर बोला, वैसे सर रिपोर्ट क्या दी है? रोहित बोला, वो हरामी 1:30-2 बजे तक उसके साथ रंगरलियां मनाता रहा। जब बात करना चाहिए उसी वक्त उसकी किसी प्रेमिका का फोन आ गया और वो उसके साथ मसरूफे गुफ्तगू हो गया। दिन के टाइम जब ये गधी उसके पास गई तो वो हत्थे से उखड़ गया और इसकी काफी इंसल्ट की। अब उसका कहना है कि वो मेरा मुंतजिर है कि रुखसत लेकर जाएगा। अगर मैं शाम तक न मिला तो बगैर मिले ही चला जाएगा और सेठ फाजिल के मरने के बाद ही उसकी वापसी होगी।
रंधीर बोला सर आप क्या चाहते हैं? रोहित बोला यार इसे चंद दिनों के लिए तो रोकना चाहिए ताकि ब्लैक लिक्विड से बातचीत करके इस मसले का कोई दूसरा हल सोचा जा सके। रंधीर बोला सर इसे किसी बहाने से भी चंद दिनों के लिए रोका जा सकता है। मेजर रोहित झंझलाहट से बोला वही बहाना तो पूछना चाह रहा हूँ। रंधीर बोला सर आपको पता है कराची में चोर उचक्कों और उठाई गिरों की कितनी बहुतात है। रोहित ने कहा तो फिर? वो बोला अगर चंद उचक्के इसे लूट कर इतना जख्मी कर दें कि ये चंद दिनों के लिए बिस्तर का हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए इसे रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। रोहित ने कहा और उचक्कों के रूप में हमारे अपने आदमी होंगे। गुड, तुम्हारी सोच बिल्कुल महाराज पाशा से मिलती जुलती है। रंधीर बोला महाराज पाशा महान थे सर। रोहित ने कहा ओके मैं जाके उसे रात के खाने के लिए रोक लेता हूँ। तुम 3 आदमी तैयार रखो, उन्हें समझा देना कि कोई हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बाकी इजाजत है। रंधीर एतमाद से बोला आप बेफिक्र रहें सर। रोहित बोला और हाँ उन्हें बता देना कि चेहरे बदल कर जाएं या नकाब चढ़ा कर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में किसी वजह से इन्हें इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ जाए। रंधीर बोला मैं समझा देता हूँ सर, और उसका जवाब सुनकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका रुख इस्माइल के कमरे की तरफ था। शाहजी चंद दिन तो खिदमत का मौका दिया होता, मेजर रोहित खुशगवार लहजे में कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस्माइल उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। खाक खिदमत राहिल भाई, कल से आपकी शक्ल ही नहीं देखी। रोहित बोला बस एक जरूरी मीटिंग में शमूलियत के लिए जाना पड़ गया था और आपको कंपनी देने के लिए नेहा तो मौजूद थी, क्या उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगी? इस्माइल ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। नहीं अच्छी लड़की है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं नेहा की कंपनी से लुत्फानंदोज हो सकूं। बकौल ए.के. साहब के मकसद की तकमील में ताखीर उमूमन नाकामी का सबब बन जाया करती है और दुश्मन को ढील देना उसे मजबूत करने का मौका फराहम करने के बराबर है। जबकि मैं न तो नाकाम होना चाहता हूँ और ना सेठ फाजिल को मजबूत देखना चाहता हूँ। रोहित बोला कम ऑन यार, सेठ कोई भागा जा रहा है, पहले भी तो आप इतना इंतजार कर चुके हैं, चंद माह मजीद सही। इस्माइल ने कहा पहले मैं मजबूर था। रोहित बोला मैं यार कभी भी आपको जहमत न देता और आपके इंतकाम को इंतजार की राह न दिखाता, मगर बदकिस्मती से अपने अहम बंदों की वफात के बाद कुछ काम लटक गए हैं। उनकी तकमील के लिए हमें तरबियत याफ्ता बंदों की जरूरत है और ये तो इल्म होगा कि आपके साथ ट्रेनिंग करने वाले सारे जांबाज सरहद उबूर करने के दौरान शहीद हो चुके हैं। अब इनकलाबी तंजीम के पास ट्रेंड शुदा बंदों की निहायत किल्लत है। गो अवाम की हमदर्दियां हमारे साथ हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क उस सुबह को तुलू होता देखेगा जिसका ख्वाब हमारे अजदाद ने देखा था। लेकिन शर्त यही है कि हमारी कार्रवाइयों के तसलसल में रुकावट ना आए। बाकी मैं भी यही चाहता हूँ कि आप एक मरतबा फिर मंजर आम से गायब हो जाएं। सेठ फाजिल की सिक्योरिटी बिलाशुबा बहुत सख्त हो गई है और ऐसे हालात में उस पर हाथ डालना सरासर खुदकुशी है, लेकिन उम्मीद है कि चंद माह तक सूरत हाल पहले जैसी हो जाएगी। वादा रहा कि उस वक्त फाजिल खान को मिलकर दफनाएंगे। इस्माइल ने कहा राहिल भाई, दिल और दिमाग का किसी काम के लिए मुत्तफिक न होना कामयाबी को गैर यकीनी बना देता है। रोहित बोला क्या इनकलाब जैसे मुकद्दस नजरिए के लिए आपका दिल और दिमाग मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं? वो नजरिया जिसके लिए मामू जैसी अजीम हस्ती ने जान कुर्बान कर दी, अम्मी अब्बू को जान से हाथ धोने पड़े, शहजादी जैसी मासूम लड़की अगवा हुई और अब तक पता नहीं चल सका कि वो किस हाल में है। इस्माइल बोला आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं इस काम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने गुफ्तगू में वक्फा दिया और फिर धीरे से बोला फाजिल खान की हलाकत के बाद मेरे जहन को यकसुई तभी मिलेगी जब मैं फाजिल खान का सारा कर्ज बेबाक कर दूंगा। रोहित बोला शाह जी आपकी सुई एक ही मकाम पर अटकी हुई है। इस्माइल ने कहा हाँ भाई ऐसा ही है, अगर इसे माफ करने की गुंजाइश होती तो मैं अपनी महबूब हस्ती के कहने पे कब का इस इंतकाम को तर्क कर चुका होता। रोहित चौंका, आपकी महबूब हस्ती वो कौन है? इस्माइल को महसूस हुआ कि वो बेख्याली में गलत कह बैठा है। बात संभालने के लिए उसने पटड़ी बदली और कहा मेरी मुराद शहजादी से है। उसने 2 साल पहले इल्तिजा की थी कि मैं इंतकाम का रास्ता तर्क करके अपनी तवानाइयां इनकलाबी सरगर्मियों में सर्फ करूं। रोहित ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। अच्छा समझा मैं, मगर वो इस्माइल की बात से मुतमईन नहीं हुआ था। इस्माइल ने गुफ्तगू समेटनी चाहिए, अब महफिल बर्खास्त करनी चाहिए। रोहित बोला यानी सारी बहस बेफायदा रही। इस्माइल ने कहा राहिल भाई प्लीज मजीद कुछ नहीं, वरना मुझे दुख होगा, मैं समझूंगा अपने मेरी राह खोटी कर रहे हैं। रोहित ने गहरी सांस ली। ओके शाह जी, बड़ा भाई होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अगर इसके बावजूद आप मुसिर हैं तो मेरी हमदर्दियां और दुआएं आपके साथ हैं। इस्माइल ने कहा मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रोहित उठते हुए बोला चलो खाना खाते हैं, और इस्माइल उसके साथ खाने की टेबल की
की तरफ बढ़ गया। खाने से फारिग होकर इस्माइल ने रोहित से इजाजत ली। कहाँ चलना है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इस ऑफर के जवाब में इस्माइल बोला, नहीं भैया मैं चला जाऊंगा। रोहित इसरार ना करता हुआ बोला, ठीक है एज यू विश, और इस्माइल उससे मुसाफा करता हुआ वहां से रुखसत हो गया। मकान से निकलते ही वो पैदल एक जानिब रवाना हो गया था। उसका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। फाजिल खान की सिक्योरिटी के बारे में राहिल की बातें जाने किस हद तक सच थीं। गुज़श्ता रात हिना से होने वाली गुफ्तगू की रोशनी में उसे इन बातों में कुछ न कुछ हकीकत की झलक महसूस हुई, लेकिन ये खतरात उसे अपने मकसद से बाज नहीं रख सकते थे। वो चाहता था कि सेठ फाजिल को किसी दूर मार राइफल से निशाना बनाकर कैफरे किरदार तक पहुंचा सकता था, लेकिन उसे ऐसी आसान मौत के हवाले करने पे इंतकाम का मजा किरकिरा हो जाता। वो उसे तड़पा तड़पा के हलाक करना चाहता था। इन्हीं सोचों में गुम वो रोड की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा। इस गली में दूसरी गलियों की निस्बत तारीकी छाई थी। शायद स्ट्रीट लाइट किसी वजह से टूट गई थी या वहां उसका इंतजाम ही नहीं था। अलबत्ता एक दो घरों के सामने चमकते बल्ब तारीकी के साथ नबरदाजमा थे। एक गेट के सामने उसे 3 आदमी सर जोड़े किसी खास गुफ्तगू में नजर आए। वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ उनके करीब से गुजरा। अचानक उनमें से एक इस्माइल से मुखातिब हुआ, मिस्टर बात सुनो। वो चौंक कर रह गया, जी मुझसे कुछ कहा? वो बोला, हाँ तुझे ये चेक करवाना था। बात करने वाला जेब से पिस्टल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा। बाकी दोनों भी उसके हमरा हो लिए। इस्माइल समझ गया कि वो उठाई गिरों के चुंगल में फंस गया है। ऐसे उचक्कों की कराची में कोई कमी नहीं थी जो राह चलते आदमियों की जेब का बोझ हल्का करना अपना फर्ज समझते हो। वो बोला, अपना मोबाइल और नकदी हमारे हवाले करके तुम जान बचा सकते हो। इस्माइल ने जेब से पर्स निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया, ये लो, इसमें अच्छी खासी रकम मौजूद है। रकम की खातिर पंगा लेना उसने मुनासिब न समझा। पर्स अपने साथी के हवाले करके उसने दूसरा मुतालबा किया, मोबाइल। इस्माइल का हाथ एक मर्तबा फिर जेब में रींगा। इस मर्तबा उसने मोबाइल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। पिस्टल वाला एक साथी से मुखातिब हुआ, कमर इसकी तलाशी लो, और वो जी जनाब कहता हुआ इस्माइल की तरफ बढ़ा। अब बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। जेब में ग्लॉक 19 जैसा पिस्टल रखकर इन उचक्कों की हर बात बेचूं चरा मानना बुज़दिली थी। वो उसे आड़े हाथों लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही तलाशी लेने वाला उसके और पिस्टल वाले के दरमियान में आया, इस्माइल की दाहिनी टांग बिजली की सी तेजी से तलाशी के लिए आगे बढ़ने वाले के सीने में टकराई और वो तोप से निकले गोले की तरह साथियों की जाने बढ़ा और पिस्तौल वाले को साथ लिए जमीन पर गिर गया। खाली हाथ वाले ने एक कदम दाएं लेकर उसकी टक्कर से जान बचा ली। उसे किक लगाते ही इस्माइल ने जेब में हाथ डालकर पिस्टल निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्टल से किसी का निशाना ले पाता, तीसरे आदमी ने उस पे छलांग लगा दी। झुकाई देकर उसका वार खता करते हुए उसका पिस्टल वाला हाथ घूमते हुए पिस्टल समेत तीसरे आदमी की कनपटी से टकराया। वो मुंह से आह की आवाज निकाले धड़ाम से पुख्ता गली में मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी तरफ से इत्मीनान होते ही इस्माइल बाकी दोनों की जानिब मुतवज्जे हुआ और फिर मलगजी रोशनी में उसने पिस्टल वाले को लेटी हालत में ही पिस्टल अपनी जानिब तानते देखा, लेकिन उसके ट्रिगर दबाने से पहले उसने ट्रिगर प्रेस कर दिया। गोली पिस्टल वाले के सर में लगी, जबकि अगली गोली ने दूसरे आदमी के सर में भी रोशनदान खोल दिया। तीसरा आदमी पहले से ही बेहोश था। इस्माइल ने आगे बढ़कर इत्मीनान से उनकी तलाशी ली, क्योंकि वो जानता था कि फायर की आवाजें मामूल की बात थी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि घर का दरवाजा खोलकर गली में झांकता। अपना मोबाइल और पर्स उनकी जेब से निकाल कर वो आगे बढ़ गया। अपने ख्यालात का सिलसिला उसने वहीं से जोड़ लिया जहां से मुनक़ता हुआ था। राब्ता होते ही हिना बोली, भैया मैं बोल रही हूँ। वो बोला, हाँ छोटी हुक्म करूँ। हिना बोली, भैया आप यहाँ आ जाए ना, तफसीली बात करनी है। आतिफ ने कहा, फोन करने की क्या जरूरत थी, कल इतवार को मैंने यूं भी आना था। वो बड़े लाड से मुसिर हुई, नहीं आज। आतिफ ने कहा, ओके मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ। वो बोली, मैं मुंतजिर हूँ, और आतिफ राब्ता मुनक़ता करता हुआ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार हिना के घर की जानिब उड़ी जा रही थी। गेट पे खड़े चौकीदार ने उसे देखते ही गेट खोल दिया। शायद हिना उसकी आमद की इत्तला पहले से दे चुकी थी। पार्किंग में गाड़ी रोककर वो हिना के कमरे की जानिब बढ़ गया। उसकी दस्तक के जवाब में हिना की आवाज आई, यस। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई। भैया अस्सलाम वालेकुम। उसने उसके झुकते हुए सर पे हाथ रखते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। वो बोली, बैठे भैया, और आतिफ शुक्रिया कहते हुए बेड के किनारे टिक गया। उसने पूछा, चाय या कॉफी? वो बेतकल्लुफी से बोला, चाय ठीक रहेगी और कुछ खाने के लिए भी मंगवा लो। वो बोली, खाना ही मंगवा लेती हूँ। आतिफ ने नफी में सर हिलाया, नहीं बस कोई हल्की फुल्की चीज। हिना ने बेल देकर मुलाजिमा को बुलाया और उसे चाय और लवाजिमात का बताने लगी। आतिफ ने पूछा, तबीयत कैसी है? वो बोली, अल्लाह का शुक्र है भैया, अब तो अच्छी खासी चहलकदमी कर लेती हूँ और जख्म भी पहले से बेहतर है। आतिफ ने पूछा, इस्माइल शाह से बात हुई? वो बोली, जी, और इसी सिलसिले में आपको जहमत दी है। उसने पूछा, तो क्या रहा? बोली, आप ठीक कह रहे थे, वो नहीं मान रहा।
बोला फिर? वो बोली कल का प्रोग्राम तय कर लेते हैं, आप वादे पे कायम है ना? आतिफ ने कहा बहन वादे के बगैर भी बात मनवाने का हक रखती है। हिना जज्बाती हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे भैया। उसकी आंखों में आंसू देखकर आतिफ मुस्कुरा दिया। वो बोली भैया आप नहीं जानते जिन लड़कियों के भाई नहीं होते वो खुद को कितना अधूरा, गैर महफूज और कमजोर महसूस करती हैं। उसी वक्त मुलाजिमा चाय और लवाजिमात के साथ अंदर दाखिल हुई। उनकी गुफ्तगू में थोड़ा सा वक्फा आया। मुलाजिमा के बाहर जाते ही आतिफ ने पूछा आपने वादा लिया था कि मैं इस्माइल को कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन छोटी ये याद रहे कि वो एक ट्रेंड शुदा दहशतगर्द हैं और ऐसे लोग इतनी आसानी से बात नहीं सुना करते, इसलिए कुछ न कुछ इजाजत आपको देनी पड़ेगी। वो बोली बिल्कुल भी नहीं भैया, आपको मेरी कसम उसे उंगली भी नहीं लगानी। आतिफ ने कहा अच्छा धमका तो सकते हैं ना? वो बोली क्या मतलब? वो बोला मतलब ये कि उसके सामने किसी और पर तशद्दुद करेंगे ताकि खौफजदा होकर वो खुद ब खुद हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। वो बोली यानी ज़हनी तौर पर टॉर्चर करोगे? आतिफ ने कहा हाँ। बोली इसके अलावा कोई तरीका नहीं? आतिफ ने कहा है, मैं उससे दस्तबस्ता अर्ज करूंगा कि जनाब सैयद इस्माइल शाह गाजी साहब, अगर आप मेरी 7 नस्लों पर एहसान करते हुए हमारी बात मान जाएं तो आपका एहसान होगा। हिना खिलखिला कर हंस पड़ी। भैया आप भी ना बस। आतिफ ने कहा मारना तो छोड़ो, धमकाना भी मना है, तो फिर यही हो सकता है। वो बोली अच्छा धमका लेना लेकिन मारना बिल्कुल नहीं, ठीक है? वो बोला ठीक है। वैसे उससे मिलने की बात कर ली है? वो बोली नहीं आज करूंगी। पूछा मान जाएगा? वो बोली आसानी से। आतिफ बोला यानी तुम पर एतमाद करता है। बहरहाल यूं करो उसे बुला लो लेकिन खुद मत जाओ, ये न हो वो तुम्हें यरगमाल बना ले या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हिना बोली वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। दूसरा मुझे वहां ना पाकर वो बिदक भी सकता है, हो सकता है मुकाबला करने की कोशिश करे और फिर नहीं मेरा जाना लाजमी है। आतिफ ने कहा ठीक है, किस टाइम और किस जगह? वो बोली ये आप डिसाइड करें। आतिफ ने कहा नहीं, जगह का चुनाव खुद ही करो, बस इतना ख्याल रहे कि खुली जगह नहीं होनी चाहिए। हिना बोली चलें ठीक है, मैं सुबह आपको मुत्तला कर दूंगी। आतिफ खड़ा हो गया। ठीक है फिर मुझे इजाजत। वो बोली भैया खाना खाकर जाते। वो बोला नहीं छोटी, फिर कभी सही, अल्लाह हाफिज। और वो लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।